सो बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है इसको थोड़ा सा जानते हैं। वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड्स अ वैल्यू। वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन है कहाँ पे, मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है। इसका एक एग्जांपल ले लें। यहाँ पे आपके सामने अगर कोई भी बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स को आप कोई नाम दे, फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को मैंने नाम दिया फ्रूट्स, ठीक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू लिखी है एप्पल, इसके अंदर मैंने एप्पल्स रख दिए। तो हमारे पास एक नेम्ड लोकेशन होगी जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई, ठीक है। एक नेम्ड बॉक्स है जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई, जिसके अंदर कोई आइटम पड़ा है, वो हमारे पास क्या है, एप्पल है। सेम मेमोरी में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, इस तरह करके मल्टीपल आपके पास ब्लॉक्स होते हैं। तो आपने क्या किया, इस एक ब्लॉक को हमने नाम दिया एज का और इसके अंदर वैल्यू स्टोर की 24। इस एक ब्लॉक को हमने नाम दिया मार्क्स का, इसके अंदर स्टोर किया 85, ठीक है। इस तरह से अगले जो हमारे पास बॉक्स है उसको हमने एज 1 नाम दिया और उसके अंदर 26 करके वैल्यू स्टोर कर दी। इस तरह से क्या होता है, हमारे पास मेमोरी के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम कोई नाम देते हैं और उनके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, नेम सबके डिफरेंट होते हैं, इसे याद रखना, और उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की जाती है, ठीक है। अब वो वैल्यू नंबर्स में भी हो सकती है, या वो टेक्स्ट भी हो सकता है, या हमारे पास कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स वगैरह भी उसके अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ से आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के दिए। एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर हमें सी प्लस प्लस के अंदर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे एज इज इक्वल टू 25, ठीक है, और साथ में टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन भी आपने लास्ट में लगाना है क्योंकि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ये भी वेरिएबल है और मार्क्स भी एक वेरिएबल है। इनके अंदर मैंने क्या किया, 25 स्टोर किया और अगले वाले में मैंने क्या किया था, 98 स्टोर किया। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर वो लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, और ये जो आपके सामने 25 और 98 लिखा हुआ है इसको मैं कहते हैं वैल्यूज। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज, ठीक है, उस स्टोरेज का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है, जैसे इसके जो हमारे पास एज है और फिर मार्क्स है। और क्या होता है, इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर दैट होल्ड्स अ वैल्यू, जिसके अंदर कोई वैल्यू होती है। अब वैल्यू हो भी सकती है और वैल्यू नहीं भी हो सकती, ठीक है, वैल्यू हो भी सकती है उसके अंदर और वैल्यू नहीं भी हो सकती, लेकिन उस स्टोरेज का कोई ना कोई नाम होता है और वो ऑक्युपाइड होती है, रिजर्व्ड होती है उसी चीज के लिए, ठीक है। अब मैं आपको वेरिएबल्स के कुछ रूल समझाता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत और भी समझ में आ जाएगा। सो वेरिएबल्स को लिखने के कुछ आपके पास रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप कोई वेरिएबल लिख सकते हो और ना आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रबल्स जो आपके कोड के अंदर फेस करने को मिल सकते हैं। तो उसमें जो हमारे पास रूल है वो है कि ऑल वेरिएबल्स मस्ट हैव डिफरेंट नेम्स, यानी हर वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए। कोई भी दो वेरिएबल्स आप सेम नहीं रख सकते। अगर आप सेम लिखने की ट्राई करेंगे तो आपको एरर मिल सकते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल ले ले, एज के नाम से आपने एक स्टोर किया हुआ तो दूसरा मार्क्स के, अगला स्कोर, और फिर अगर स्कोर आपने मल्टीपल प्लेयर्स की जो है कलेक्ट करने या स्टोर करने तो आप क्या करेंगे, स्कोर और स्कोर ए सेम, स्कोर बी स्कोर सी, या स्कोर फॉर प्लेयर 1 स्कोर प्लेयर 2, सामने आपने क्या करा, सब प्लेयर का नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे स्कोर फॉर बाबर आजम, स्कोर फॉर नेक्स्ट कोई भी प्लेयर है रिजवान, उसका नाम आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सम लिखना है तो उसके लिए सम, अगर कोई नेम स्टोर करना है तो नेम, इस तरह करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स जो है बना सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी दो वेरिएबल्स आपके पास सेम नहीं होना चाहिए, यानी अगर एक स्कोर है तो दूसरा स्कोर ए होना चाहिए या स्कोर बी होना चाहिए, दोनों जो वेरिएबल आपके साथ सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, ट्राई टू यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स। ये आपके पास कोई रूल नहीं है लेकिन एक बेस्ट अप्रोच अगर आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, मैथ्स का कोई भी नंबर 5 10 15 20 कोई भी आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से स्टोर करें, नम 1 लिखिए, उसके अंदर फिर वैल्यू लिख दें, फिर नम 2 उसके आके फिर उसकी वैल्यू लिख दें। क्या आप ऐसे वेरिएबल यूज करें जैसे a इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 15 लिख दिया, ये इसके अंदर कोई आपने लेटर स्टोर कर दिया, तो आप इस तरह से ना करें। यानी आप उसको एक प्रॉपर नाम दें जिससे अगर कोई और बंदा आपका कोड पढ़ रहा है तो उसको समझ आए कि आपने यहाँ पे किस चीज की वैल्यू जो है स्टोर की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नंबर स्टोर करना है तो आप उसको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, नम 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट डेवलपर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कोई नंबर जो है वो स्टोर किया है। अगर यहाँ पे लिखते हैं आप a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम आप ले ले, जॉन, ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखा है तो उसको क्या पता कि ए किसकी बात हो रही। सेम अगर आप लिखते हो कि s इज इक्वल टू 35, तो नेक्स्ट डेवलपर को समझ नहीं आएगी कि आपने s से जो है किस चीज को आप प्रेफर कर रहे हैं। आप s के बजाय सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्कोर इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ जो वेरिएबल होगा उसका नाम डिस्क्रिप्टिव होगा और जो नेक्स्ट डेवलपर आपका कोड पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ पे किस चीज की वैल्यू जो है स्टोर की। तो आप कोशिश करें कि आप डिस्क्रिप्टिव नेम्स जो है यूज करें। वैसे अगर आप इस तरह से आप स्टोर करते हैं इज इक्वल टू
जोन या फिर s इज इक्वल टू 35, इसमें आपको कोई भी एरर फेस करने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इशू क्या होगा कि जब कोई और डेवलपर या आप दोबारा से खुद अपना कोड पढ़ेंगे तो शायद आपको समझना है कि आपने यहाँ पे किस चीज की वैल्यू जो है स्टोर की थी और किस वजह से स्टोर की थी। सो थर्ड जो हमारे पास रूल है वो कहता है कि वेरिएबल्स कैन बी शॉर्ट लाइक ABC, जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के नाम आप ABC X Z, कोई भी लेटर जो है आप यहाँ पे सिंगल लेटर भी या 2 लेटर्स मिला के या 3 लेटर मिला के आप उसको लिख सकते हैं, या वो लॉन्ग भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, जिस तरह से नेशनलिटी हो गया, यानी वो पर्सन किस नेशनलिटी का है, वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, या फिर उसकी एज क्या है और उसके स्कोर कितने हैं। ठीक है, आप इस तरह करके छोटे वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं और बड़े डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये कि आप इस तरह से डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स जो है यूज करें। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स कैन हैव लेटर्स ABC DEFG Z तक क्या हो सकता है, कोई भी लेटर उसके अंदर आ सकता है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो फिर स्मॉलर लेटर हो, अपर केस हो या फिर लोअर केस हो, और उसके अंदर डिजिट्स भी आ सकते हैं 5 1 2 3 0, कोई भी नंबर जो है वो उसके अंदर आ सकता है, या एक एक्स्ट्रा जिसके हमारे पास इस तरह के अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर अंडरस्कोर्स भी आ सकते हैं। पर अंडरस्कोर किस तरह से आ सकते हैं, सिंपल मैं लिख सकता हूँ कि मार्क्स, ठीक है, मार्क्स और साथ में नाम लिखना चाहता हूँ और मुझे बीच में थोड़ी सी उसको स्पेस प्रोवाइड करनी है ताकि ये वेरिएबल और अच्छे से समझ में आए। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए कोई भी हो सकता है, मार्क्स ऑफ ए इज इक्वल टू 98, ठीक है। आप अंडरस्कोर को इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एक और डैश आता है जो यहाँ पे सेंटर में लगता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते, आपके पास सिंपल यहाँ पे क्या अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है। आप वेरिएबल्स के अंदर अंडरस्कोर को इस तरह से यूज कर सकते हो, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, या अंडरस्कोर्स को मिलाकर यूज कर सकते हो, कोई भी आप लेटर के साथ कोई लेटर के साथ कोई डिजिट भी मिला सकते हो, या लेटर के साथ अंडरस्कोर को भी मिला के लिख सकते हो। फिफ्थ जो हमारे पास रूल है वो ये कहता है कि वेरिएबल्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर, जैसे कि A B अप टू Z, और अंडरस्कोर जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। यानी कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको या तो किसी लेटर से स्टार्ट करें या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करें। एग्जांपल ले लें, आपने अगर कोई वेरिएबल स्टार्ट करना है तो उसका स्टार्टिंग लेटर या तो कोई लेटर होगा या फिर कोई अंडरस्कोर होगा। जैसे यहाँ इस केस में लेटर है तो ये ठीक है, अगले केस में हमारे पास क्या है, अंडरस्कोर है, तो ये भी ठीक है। लेकिन आपका जो पहला लेटर है वो आपके पास कोई डिजिट जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में 5 नहीं लिख सकते। इस तरह से अगर आप वेरिएबल लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, यानी आप इस तरह से वेरिएबल बना ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, सिंपल या तो कोई लेटर स्टार्टिंग में लिखेंगे या फिर कोई अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लगा देंगे। नंबर को आप एंड पे लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, आप सेंटर में लगा सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आपके पास रूल है, रूल नंबर 6, वो है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं, जिस तरह से C++ केस सेंसिटिव है, यानी आपके पास अगर आपने एक वेरिएबल एज के नाम से स्टोर किया है तो आप इस तरह से एज लिखकर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही वेरिएबल लिखा है सेम उसी तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ए यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इस केस में ये वाला एज और ये वाला एज क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स है, इसको जो है कंपाइलर सेम वेरिएबल के जैसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सेवन जो हमारे पास रूल है वो ये कहता है कि अ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में आप अगर स्पेस लगाते हो या फिर एंडिंग में लगाते हो, ठीक है, तो वो वाले स्पेसेस इग्नोर किए जाएंगे, कंपाइलर उनको कंसीडर नहीं करता। लेकिन अगर आप सेंटर में वेरिएबल के नेम के अंदर आप कहीं पे स्पेस लगाना चाहते हैं तो उस केस में आपका वेरिएबल गलत कंसीडर किया जाएगा। आप इस तरह से वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे एज स्पेस फिर 1 लिखा, इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना इनिशियलाइज कर सकते। सेम यहाँ पे मैंने मार्क्स पर स्पेस पर ए लगाया, इस तरह से आप वेरिएबल जो है नहीं बना सकते। आप वेरिएबल के बीच में कहीं पे भी स्पेस यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो कहता है कि वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स। वेरिएबल के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं आ सकते, जैसे कि आप हैशटैग देख ले, या फिर जो डिवीजन का सिंबल है वो देख ले, मल्टीप्लिकेशन का, या जो स्लैशेस है आपके पास, आप अगर इस तरह से कोई भी यूज करना चाहते हैं तो उस तरह से आपका जो वेरिएबल है वो गलत कंसिडर होगा। सिवाय एक के जो हमने अंडरस्कोर पढ़ा था, अंडरस्कोर को आप लोग यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, सेंटर में भी यूज कर सकते हो और एंडिंग में भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि एज हैशटैग 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो वेरिएबल होगा वो गलत कंसीडर किया जाएगा। आप इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। नाइन्थ रूल ये कहता है कि रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स।
हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, वो किसी खास फंक्शन के लिए रिजर्व होते हैं। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे कुछ मैंने डेटा टाइप्स लिखे हैं, जैसे इंट, लॉन्ग, डबल, बुलियन, फ्लोट, इस तरह के और भी डेटा टाइप्स या कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। वो कौन से वर्ड्स है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, लेकिन सिर्फ याद रखना कि जो रिजर्व वर्ड्स है उनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इट वंस ओनली वन वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। एक ही टाइम पे एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है एज इज इक्वल टू 24, फिर उसके बाद मैंने दोबारा उसी सेम कोड के अंदर नीचे एज इज इक्वल टू 20 लिखा है। दोनों केस में क्या है, एज का जो वेरिएबल का नाम है वो सेम है लेकिन वैल्यूज डिफरेंट है। पहले मैंने उसको 24 असाइन किया है और फिर मैंने क्या किया, 20 असाइन किया है। तो अब ये किस तरह से मेमोरी के अंदर काम करेगा, मेमोरी सबसे पहले एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। उस ब्लॉक को नाम देंगे एज का, ठीक है, जैसे हम ये लिखेंगे, और ये क्या करेगा, उसके अंदर 24 को स्टोर कर देगा, ठीक है। 24 यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब जब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करेगा तो वो देखेगा कि सेम वेरिएबल का नाम है, वो दोबारा से इसी वेरिएबल के ऊपर आएगा कंपाइलर, और यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे क्या साइन हुआ है, 20 असाइन हुआ है, तो ये 24 को यहाँ से हटा के उसकी जगह क्या लिख देगा, 20 लिख देगा। अब आपके पास क्या होगा, जो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखेंगे सेम, अगर मैं दोबारा से यहाँ पे एज लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें वैल्यू देता हूँ 18, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 हट जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। अगर आपके पास वेरिएबल का नाम सेम है और आप इस तरह से वैल्यूज जो है असाइन कर रहे हैं नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, तो आपके पास जो सबसे आखिर में वैल्यू आएगी वो क्या करेगा, उसी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा और ऊपर की जो दो वैल्यूज है वो वहां से रिमूव कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके एट अ टाइम आपके यहाँ पे 24 भी सेव होगा और 20 भी होगा और 18 भी होगा, इस तरह से कुछ भी नहीं होता। जो आपके पास सबसे लास्ट स्टेटमेंट होती है उसी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ जो बेसिक रूल्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डेटा टाइप्स की। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो होने वाला है डेटा टाइप्स का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर। डेटा टाइप हमें ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू जो है एक वेरिएबल जो है स्टोर करेगा, एंड हाउ मच मेमोरी इट टेक्स, और ये इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी और ये कितनी मेमोरी जो है यूज करेगा। सिंपल, एक डेटा टाइप हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा और वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले वेरिएबल पढ़ाया था। वेरिएबल में आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के अंदर डिफरेंट जो है ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, इस तरह करके डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, कोई ना कोई एड्रेस वगैरह होता है। अब अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह डिक्लेयर करूंगा। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को हम लोग किस तरह डिक्लेयर करते हैं, एज इज इक्वल टू 25 और साथ में लगा दूंगा टर्मिनेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर एक जो ब्लॉक है उसको एज का नाम दे दिया जाएगा और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 25, ठीक है। अब मैंने आपको सिंपल यहाँ तक आधी स्टेटमेंट पढ़ाई थी, इसके साथ हमें यहाँ पे कुछ और भी लगाना होता है जिसको हम कहते हैं डेटा टाइप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा टाइप लगेगा। डेटा टाइप क्या होती है मैं आपको अभी सारे स्टेप समझाने वाला हूँ, और उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम उसको असाइन कर देंगे और इस तरह से स्टोर होगी। अब डेटा टाइप हम लोग क्यों लिखते हैं और इसके लिखने का क्या फायदा होता है। डेटा टाइप से ये पता चलता है कि आप इस एज नाम के वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, यानी आप डिजिट स्टोर कर रहे हैं, आप कोई नंबर स्टोर कर रहे हैं, या आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन जैसे कि ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, वो स्टोर करना चाहते हैं। किस टाइप की वैल्यू आप इस एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसको ये पहले बताएंगे। किसको बताएंगे, कंपाइलर को बताएंगे, मेमोरी को बताएंगे कि हमने क्या करना है, यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू जो है स्टोर करनी है। तो अभी बेसिक सा ओवरव्यू हो गया कि डेटा टाइप एक्चुअली में होता क्या है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और किस तरह से जो है काम करती है। अब हम चलते हैं जो टाइप्स हम पढ़ने वाले डेटा टाइप्स की उनकी तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्या होती है, दिस डेटा टाइप ओनली स्टोर्स इंटीजर वैल्यू। इस डेटा टाइप के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर होती है जो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी इस तरह से रिप्रेजेंट होने वाली वैल्यूज उन सबको इंटीजर कहते हैं। इसके अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं आता और कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आती। इस तरह से सिंपल जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी उनको हम इंटीजर वैल्यूज कहते हैं। आप एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यूज जो है स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल ले ले, आपने सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसका डेटा टाइप लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम और फिर उसके अंदर जो वैल्यू आप स्टोर करेंगे, ये उसका जो है फॉर्मेट होने वाला है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे इंट एज इज इक्वल टू 20। अच्छा, इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंट से, और ये सारा क्या होता है, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा होता है। आप इंट एज इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, इंट num1 इज इक्वल टू 23 और इंट स्कोर इज इक्वल टू 99। आप इस तरह से करके अपना इंटीजर वेरिएबल जो है उसको इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसका डेटा टाइप यहाँ पे रिप्रेजेंट करके उसके अंदर वैल्यू भी
डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि इंटीजर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पे कितनी होगी। हम दो बातें कहते हैं कि एक तो ये बताता है कि किस टाइप का डेटा टाइप के बताता है कि किस टाइप की जो है वैल्यू स्टोर होगी और कितनी मेमोरी जो है ऑक्युपाई करेगा। अब किस टाइप की स्टोर होगी ये तो मैंने आपको बता दिया, कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इंटीजर स्टोर्स वैल्यू अप टू 32 बिट्स। इंटीजर जो है 32 बिट्स तक की मेमोरी जो है ऑक्युपाई करता है। वैल्यूज आर स्टोर्ड इन बाइनरी नॉट डेसिमल। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट दिखा है 20, 23, 99, ये हमारे पास क्या है, ये डेसिमल वैल्यूज है। तो मेमोरी के अंदर एक्चुअल में डेसिमल वैल्यूज स्टोर नहीं होती, वहां पर सिर्फ कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, बाइनरी वैल्यूज, या 1 या 0। बाइनरी वैल्यूज किस तरह से होती है, सिंपल आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, 1 0 0 1 0 इस तरह करके 1 और 0 की कॉम्बिनेशन होती है। इसके अलावा कोई भी डिजिट जो है बाइनरी नंबर्स के अंदर नहीं आ सकता। तो ये क्या होती है, आपकी जो इंटीजर वैल्यू होती है पहले कन्वर्ट होती है बाइनरी के अंदर, फिर वो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती है, ठीक है। इस फॉर्मेट में मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, और जो मैंने आपको 25 वगैरह स्टार्टिंग में लेके बताया था उस तरह से स्टोर नहीं होती। अब एग्जांपल ले लें, अगर मेरे पास एक नंबर है 5 डेसिमल का, तो बाइनरी के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट होगा, बाइनरी में वो रिप्रेजेंट होगा 101 में। अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं आती तो आप वो देख लें, लेकिन उसकी हमें जरूरत बेसिकली नहीं पड़ती। नेक्स्ट आपके पास है 10 को बाइनरी में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1010 करके रिप्रेजेंट करते हैं। हर नंबर की कोई डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है। मेन जो बात क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 लिखा तो ये 1 बिट का है, सेकंड 0 2 बिट्स, और ये 3 बिट्स, और इसमें कितने 4 बिट्स है। इस तरह करके 32 बिट्स तक की वैल्यू नंबर जो है आप स्टोर कर सकते हो। डेसिमल के अंदर अब आप इतना बड़ा नंबर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जिसको अगर कन्वर्ट करें बाइनरी में तो 32 बिट्स के अंदर आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर की मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम लिख दिया कि वो नेगेटिव इन्फिनिटी में कहाँ तक जाना है हमें, और पॉजिटिव जो है इन्फिनिटी में वो उसमें कहाँ तक जाना है। तो आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू स्टोर हो सकती है वो होगी नेगेटिव 2 बिलियन 147 मिलियन 483,648 अप टू 2 बिलियन 147 मिलियन 483,647। आप इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो आप इंटीजर डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी के अंदर हमें ज्यादा स्पेस इंटीजर को अलाउ नहीं करनी, इसके हम कोई दूसरा वेरिएबल जो है यूज करेंगे। तो ये बेसिकली होगी हमारे इंटीजर डेटा टाइप। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप जो कि हमारे पास है लॉन्ग। लॉन्ग के अंदर हम क्या करते हैं, बड़े इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करते हैं, स्टोर लार्जर इंटीजर वैल्यूज। वो इंटीजर वैल्यूज जो हम लोग इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं वहां पे लॉन्ग को यूज करते हैं। अब नॉर्मली इंटीजर के अंदर सारा का सारा काम हो जाता है, लेकिन हम कभी कभी लॉन्ग डेटा टाइप को यूज करते हैं ताकि हमारे पास मेजरमेंट जो है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाए। नॉर्मली ये साइंटिफिक मेजरमेंट्स वगैरह के लिए यूज होते हैं। अब एक एग्जांपल ले ले, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप इस तरह से लिखी, जिसमें पहले हमने इंट लिखा था, यहाँ पे हमें लॉन्ग लिखना है, और सारा का सारा क्या होगा, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है। लॉन्ग डेटा टाइप हो गया, मेजरमेंट क्या हो गया, ये सिंपल एक वेरिएबल का नाम हो गया, और उसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई। अब ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास इंटीजर स्टोर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ 2 बिलियन तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है, और अब हमारे पास क्या है 24 बिलियन है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारे पास लॉन्ग है उसको यूज करेंगे। ये अप टू 64 बिट्स तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, और ये मोर प्रिसाइजली इंटीजर के थ्रू काम करता है। अब हम नॉर्मली लॉन्ग को कम यूज क्यों करते हैं और इंटीजर को ज्यादा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास मेमोरी रिजर्व होती है, मेमोरी इतनी ज्यादा हमारे पास नहीं होती, तो हम उतनी मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं जितनी हमें नीड होती है। अगर आपको कम मेमोरी चाहिए तो आप इंटीजर यूज करेंगे, और अगर आपको ज्यादा मेमोरी स्पेस चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग को यूज करेंगे। दोनों का फंक्शन सेम है, इंटीजर वैल्यूज दोनों ही स्टोर करते हैं। सो अब बात करते हैं अपने थर्ड डेटा टाइप जिसका नाम है फ्लोट। फ्लोट स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स को अप टू 32 बिट्स। फ्लोट जो है डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है 32 बिट्स तक, और उसके बाद जो फोर्थ डेटा टाइप है वो उसका नाम है डबल, और वो स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स को अप टू 64 बिट्स। दोनों ही सेम है, पर्पस दोनों का सेम है, बस फ्लोट हम तब यूज करते हैं जब हमें 32 बिट्स तक की स्टोरेज चाहिए होती है, और डबल हम तब यूज करते हैं जब हमें 64 बिट तक की स्टोरेज चाहिए होती है। अब डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, 0.5 2.39 वो नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट होता है उनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, या तो फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं या फिर डबल के अंदर उनको यूज कर सकते हैं। फ्लोट में स्टोर करते हैं, फ्लोट लिखना है अपने डेटा टाइप, फिर जैसे मार्क्स हो गए एग्जांपल के तौर पर कोई वेरिएबल है, फ्लोट मार्क्स इज इक्वल टू 89.5, और डबल परसेंटेज इज इक्वल टू 45.04। डबल के हमारे पास फोर्थ डेटा टाइप है जिसमें हम इस तरह से कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल है, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं, मैं एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल लेता हूं, फ्लोट वेरिएबल 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसके अंदर मैं स्टोर करता हूं 10, तो क्या ये स्टोर होगा? मैंने कहा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहिए, तो क्या फ्लोट इसको स्टोर करेगा? जी स्टोर करेगा, लेकिन इसको किस तरह स्टोर करेगा? अब यहां से तो आपको सिर्फ 10 ही लिख रहा होगा, लेकिन ये इसको स्टोर करेगा एज अ 10.0,
ठीक है, ये क्या करेगा, साथ पॉइंट लगा देगा और उसके साथ जीरो लगा देगा, जिससे कोई भी इफेक्ट नंबर के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन ये इस नंबर को इस तरह से इस पैटर्न में स्टोर करेगा। ये अगर आपने यहाँ पे 10 प्रोवाइड किया तो उसको भी ठीक है, ये कंसिडर करे कि हाँ मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं इस तरह से स्टोर नहीं करूंगा बल्कि इस तरह से स्टोर करूंगा। अब आपको यहाँ पे पॉइंट जरूर लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड कर लेगा। सेम केस डबल के लिए भी, अगर डबल में आपने कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसको भी इस तरह से ये स्टोर करेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास चार डेटा टाइप्स जो हम लोग नंबर्स के लिए यूज करते थे, जिसमें हमारे पास आता है इंट, लॉन्ग, उसके साथ हो गया फ्लोट एंड डबल। ये चार ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं नंबर्स को स्टोर करने के लिए। अब इसमें इंटीजर नंबर्स भी हो सकते हैं और फिर जो डेसिमल पॉइंट्स नंबर्स है वो भी हो सकते हैं। इंटीजर्स यूज करते हैं जब हमें 32 बिट्स की स्टोरेज चाहिए होती है, लॉन्ग 64 के लिए, सेम फ्लोट यूज करते हैं 32 के लिए और डबल यूज करते हैं 64 के लिए। ये इनके साथ इनके डेटा टाइप्स वगैरह हो गए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हम लोगों को नंबर्स को किस पैटर्न में किस तरह से किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर्स वाले तो हो गए, अब चलते हैं कि हम किस तरह से कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम किस तरह से लेटर्स को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेटर को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप आता है वो आता है हमारे पास कैरेक्टर, जिसको हम लोग चार भी पढ़ते हैं। इट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर, इसके अंदर आप एक सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम जो है स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ए बी और कैपिटल बी या फिर छोटा वाई बड़ा वाई। आप अपर केस लेटर्स को भी यूज कर सकते हैं और लोअर केस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक वेरिएबल के अंदर एक ही जो है कैरेक्टर स्टोर होगा। द कैरेक्टर मस्ट बी इंक्लोज इन अ सिंगल कोटेशन, कैरेक्टर को आपने क्या करना है, सिंगल कोट्स में जो यहाँ पे एक ही ऊपर मैंने लगाया हुआ इस तरह से अपने कैरेक्टर को स्टोर करना है। ठीक है, अब सिंपल एग्जांपल ले, आप यहाँ पे स्टोर करने के लिए CHER लिखेंगे, पूरा कैरेक्टर नहीं लिखना, 4 लिखना है यहाँ पे, और स्मॉल लेटर्स में होगा 4 लेटर, ये हमारे पास वेरिएबल होगा इज इक्वल टू ए। अब इस 4 लेटर नाम के वेरिएबल के अंदर जिसको मैंने डेटा टाइप 4 असाइन किया, उसके अंदर मैंने जो है कैपिटल ए स्टोर किया, उसमें कोटेशन लगाई, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं एक और कैरेक्टर का वेरिएबल बनाऊं, कैरेक्टर न्यू लेटर इज इक्वल टू, और उसके अंदर मैं स्टोर करूं ए बी, कोटेशन भी लगाओ, लेकिन ये जो है स्टोर नहीं हो गया हमारे पास, रॉ है। क्यों? एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर हो सकता है, 2 कैरेक्टर्स या 3 कैरेक्टर आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। अब ये कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा मेमोरी के अंदर? इट स्टोर्स वैल्यूज अप टू 8 बिट्स, ये मेमोरी के अंदर 8 बिट्स की जो है वैल्यू ऑक्युपाई करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है? इट स्टोर्स मल्टीपल कैरेक्टर्स। अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर यूज करना है तो आप उसके लिए 4 या कैरेक्टर को यूज करते हैं, और आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स जो है स्टोर करने, कोई नाम स्टोर करना है या कोई एक सेंटेंस जो है उसको स्टोर करना है, तो आप क्या करते हो, स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। इट स्टोर्स मल्टीपल कैरेक्टर्स, इट कैन स्टोर वैल्यूज अप टू 192 बिट्स। यहाँ तक यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पूरा 192 बिट्स तक की जो है स्टोरेज यूज कर सकते हो। स्टोरेज के अंदर जितने चाहे लेटर जो है स्टोर कर सकते हैं। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग स्मॉल लेटर के अंदर लिखना है। ये हमारे पास क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, नेम हमारे पास वेरिएबल हो गया इज इक्वल टू साकिब, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू साकिब, आप उसको इस पैटर्न में जो है स्टोर कर सकते हैं। द स्ट्रिंग मस्ट बी इंक्लोज्ड इन डबल कोट्स, स्ट्रिंग जो आपको साथ होगी उसको आपने डबल कोटेशन के अंदर स्टोर करना है। सिंगल कोटेशन यूज होती है कैरेक्टर के लिए, और डबल कोटेशन जो है यूज होती है वो कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए यूज होती है। इस तरह से आप उसके अंदर हेलो भी स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। सिंपल ये, अगर आपको एक कैरेक्टर जो स्टोर करें तो आप उसके लिए 4 यूज करेंगे, और अगर आपको एक ज्यादा जो है कैरेक्टर स्टोर करें तो आप उसका करेंगे, स्ट्रिंग को यूज करेंगे, क्योंकि ये 192 बिट्स तक की स्टोरेज जो है आपको दे। सो अब बात करते हैं हमारे लास्ट डेटा टाइप की, जो कि है बुलियन। बुलियन क्या करता है? इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें मैं ये प्रेडिक्ट करके बताना हो कि कल रेन होगी या फिर नहीं होगी, तो उसका आंसर या तो यस नो होगा या ट्रू फॉल्स में होगा। और अगर हमें ये चेक करना है कि कोई स्टूडेंट जो है पास हो रहा है या फिर वो फेल हो रहा है, तो इस केस में आंसर यस या नो में आएगा, या पास और फेल में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि बुलियन टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज करते हैं। इट स्टोर्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज, इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स जो है वो स्टोर होता है। ट्रू इज स्टोर्ड इन मेमोरी एज 1, अच्छा अगर इसी ट्रू को ये मेमोरी में स्टोर कर रहा है तो उसको एज अ 1 रिप्रेजेंट करेगा, और फॉल्स को स्टोर करेगा एज अ 0। ठीक है, हमने अगर यहाँ पे लिखना है तो हम ट्रू और फॉल्स ही लिखेंगे, लेकिन ये मेमोरी में जिस तरह से स्टोर होता है वो 1 और 0 की फॉर्म में होता है। और बुलियन के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होती है? 8 बिट मेमोरी इज एलोकेटेड टू बुलियन वेरिएबल्स। बुलियन को हम लोग क्या करते हैं, 8 बिट मेमोरी एलोकेट करते हैं। यानी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बिट यहाँ पे यूज कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें 8 बिट मेमोरी जो है एलोकेट हुई है, जिसके अंदर 8 ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक को ही यूज करेगा, या तो उसमें 1 लिखेगा या फिर उसमें क्या कर देगा, ये 0 लिख देगा। ठीक है, बाकी जो मेमोरी है हमारे पास सारी की सारी वेस्ट होती है। अब अगर हमारी इतनी ज्यादा मेमोरी हम क्यों एलोकेट करें जब सारी वेस्ट कर रहे हैं? तो मेमोरी में क्या होता है, वो बाइट्स की फॉर्म में मेमोरी गिवन होती है किसी भी वेरिएबल को।
तो एक बाइट क्या होता है, वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो मेमोरी की जो अपनी एलोकेशन होती है वो बाइट्स में होती है, और मिनिमम एक ही बाइट मेमोरी एलोकेट की जा सकती है, इससे कम मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती। तो एक बाइट किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल होता है। इस वजह से क्या होता है, इसको 8 बिट्स मेमोरी एलोकेट होती है, जिसमें सिर्फ क्या है, एक ही बिट कंज्यूम करता है, बाकी सारी मेमोरी ये वेस्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। बूलियन को रिप्रेजेंट करते हैं BOOL यानी बूल से। आपने इस तरह से इसको स्मॉल लेटर्स में लिख लेना है, और साथ में इसका वेरिएबल का नाम यानी इस पास, मैंने पे इस दोनों जगह पे यूज किया, इससे कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट अप्रोच यहाँ पे यही थी, तो मैंने इसी तरह से लिख दिया। बूल इस पास, क्या कोई स्टूडेंट पास हो रहा है या नहीं, अगर ट्रू लिखा है तो मतलब वो पास है, अगर ट्रू नहीं है तो वो फेल है। अगर नेक्स्ट अब देखें, बुल इज रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, तो आगे उसको लिखा है मैंने फॉल्स यानी नहीं हो रही। अगर यहाँ पे ट्रू लिखता तो मतलब बारिश हो रही। आपको इस तरह से जो डिसीजंस लेने हैं कि या तो यस आएगा आंसर या फिर नो आएगा, इस केस में क्या होता है, हम लोग बूलियन वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 7 डेटा टाइप्स थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल इन C++। C++ के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह कर सकते हैं और इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मैंने अभी तक पढ़ा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई डेटा टाइप लिखते हैं, इंट फ्लोट वगैरह कोई भी हो सकता है। ठीक है, डेटा टाइप के साथ वेरिएबल का नेम आता है, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, फिर मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख के उसको असाइन कर देते हैं। ये जो पूरा स्टेप है इसको कहते हैं डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना। अब हम इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखेंगे, फिर उसको इनिशियलाइज करना सीखेंगे। ठीक है, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप सिंपल क्या लिखते हो, डेटा टाइप लिखते हो, ठीक है, और वेरिएबल का नाम लिखते हो, वेरिएबल नेम, और साथ में क्या लगाते हो, टर्मिनेटर लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट num1 और मैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देता हूँ। अब यहाँ तक मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मेमोरी को बता दिया क्या एक मेरे पास वेरिएबल है num1 नाम का, आपने मुझे एक ब्लॉक रिजर्व करके देना है इसके लिए, और एक किस टाइप का इंटीजर है, तो जितने उसकी स्पेस रिक्वायर्ड होगी वो मेमोरी खुद इसको एलोकेट कर देगी। तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल बन जाएगा किस नाम से, num1 के नाम से, और उसका टाइप होगा इंट। तो इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ अभी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होंगी, और उस कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर होगी वो हमें एंड बताएगा, जो मैंने आपको उसकी वैल्यूज बताई कि मिनिमम मैक्सिमम कितनी वैल्यूज जो है यहाँ पे ये स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर किया। अगर मुझे इनिशियलाइज करना हो तो मैं या तो सिंपल इस तरह इसको इनिशियलाइज कर दूं कि इक्वल टू, उसके सामने वैल्यू लिख दूं। मेरे पास दो वेज है इनिशियलाइजिंग का, मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे 10 लिख देता हूँ जो अभी तक मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पे आ जाएगी 10 की वैल्यू। एक ये तरीका हो गया इनिशियलाइज करने का। एक हमारे पास एक और मेथड आता है इनिशियलाइज करने का। आप कभी भी नहीं चाहते, आप फॉर एग्जाम्पल उस टाइम आपको वैल्यू नहीं पता, आपने सिंपल क्या करना है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, आपने बाद में उसको वैल्यू देनी है, तो आप पहले इनिशियलाइज कर ले, बाद में इसको वैल्यू दे सकते हैं इस तरह से, num1 इज इक्वल टू 10। तो इस केस में क्या होगा, मेमोरी के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। पहले स्टेप में आपने क्या किया, डिक्लेयर किया वेरिएबल को, नेक्स्ट में आपने क्या किया, उसको इनिशियलाइज किया। आपके पास दो मेथड्स है, या तो इस तरह से आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज करें, या जो मैंने आपको सिंपल पहले मेथड बनाया था जिसमें मैं पहले डेटा टाइप लिखता था, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर उसको इक्वल करता था किसी भी वैल्यू के। ठीक है, आपके पास एक ये मेथड है और एक जो है ये मेथड है, जो आपको बेहतर लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। ये वाला मेथड हम तब यूज करते हैं जब हम इंस्टेंटली वैल्यू देनी होती है, और ये मेथड जब तब यूज होता है जब हमें बाद में वैल्यू देनी होती है, लेकिन हमें वेरिएबल पहले डिक्लेयर करके बताना होता है। वैल्यू शायद हम लोग यूजर से दे सकते हैं या कोई भी इशू और हो सकते हैं, तो हम ये वाला मेथड जो है यूज कर सकते हैं। तो अभी बात करेंगे डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स एट वंस। हमें अगर एक ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही टाइम पे इनिशियलाइज करना है और डिक्लेयर करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। आपके पास जो मैंने एक अप्रोच बताई, अगर आप उसको फॉर एग्जांपल आपने 3 वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर करें, तो आप क्या करेंगे, इंटीजर टाइप के आप इंट लिखेंगे, num1 लिखेंगे इक्वल्स टू 5 हो गया फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट दोबारा आप लिखेंगे इंट num2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, थर्ड आप लिखेंगे इंट num3 इज इक्वल टू 15। अब आपने 3 लाइनों के ऊपर जो है काम किया, जो कि बेस्ट वे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप यही काम एक ही लाइन के ऊपर करें, तो आप किस तरह से करेंगे, आप सिंपल यहां पे एक बार लिख दें इंट, फिर लिख दें num1 इक्वल्स टू 5 कॉमा num2 इज इक्वल टू 10 कॉमा num3 इज इक्वल टू 15 टर्मिनेटर। आप एक ही लाइन में 3 वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर भी कर रहे हैं और साथ में इनिशियलाइज भी करें, जो कि बहुत एक बेस्ट अप्रोच है अपने
कोड को छोटा करने के लिए, ठीक है। जितना आप कम कोड लिख के ज्यादा काम कर सकते हैं तो आपकी एफिशिएंसी इसी तरह से बढ़ती है। आपने क्या किया, एक ही लाइन के अंदर तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। अब मेथड क्या है, पहले आपने डेटा टाइप लिखना है, ठीक है, इन तीनों का डेटा टाइप सेव होना चाहिए, तभी आप ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अब एक ही डेटा टाइप है इंटीजर, उसमें मैंने 3 वेरिएबल बनाए, num1 num2 एंड num3। बीच में हम किस तरह सेपरेट करेंगे, कॉमा सेपरेट करेंगे और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे। तो आप इस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम आप 4 के लिए भी कर सकते हैं। 4 डेटा टाइप के लिए फॉर एग्जांपल आप लेटर इज इक्वल टू ए लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपने एक और वेरिएबल ले लिया लेटर 1 के नाम से, उसको आपने जो है बी नाम दे दिया। फिर आप तीसरा लेते हैं लेटर 2 के नाम से, उसको आप वैल्यू देते हैं z की। आप जितने चाहे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं, साथ में अपने वैल्यू लिखनी है और लास्ट में क्या करना है, टर्मिनेटर लगा देना है। अच्छा तो हो गया कि डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर सकते हैं। आप सिंपल डिक्लेयर भी कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंट a, b, c, d और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। तो अब क्या हो जाएगा, मेमोरी के अंदर 4 ब्लॉक्स आपको एलोकेट हो जाएंगे। चारों किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है, चारों इंटीजर होंगे और यहाँ पे इसका नाम होगा a, b, c एंड d। चारों की टाइप क्या होगी, इंटीजर टाइप होगी, ठीक है। इस तरह से आप क्या होगा, सिंपल 4 ब्लॉक्स भी मिल गए, चारों की टाइप क्या है, इंटीजर है और उनको नेम भी गिवन हो गया। अब वैल्यू आप जब चाहें उसको बाद में इनिशियलाइज करा सकते हैं। आप सिंपल नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, ठीक है, और c इज इक्वल टू 15। d को बेशक आप वैल्यू नहीं देना चाहते तो आप ना दें, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज जो यहाँ पे आ जाएंगी और c क्या हो जाएगा 15, और d के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 लिखा हुआ। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगी, वैल्यूज जो एलोकेट भी हो जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा और उसको इनिशियलाइज करना सीख लिया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो होने वाला है कांस्टेंट्स एंड लिटरल्स का। अब पहले कांस्टेंट्स और लिटरल्स की डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। कांस्टेंट इज अ वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल है विद फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो बाद में चेंज नहीं हो सकती। और लिटरल क्या होता है, लिटरल इज द एक्चुअल वैल्यू रिटन इन द कोड। कोड के अंदर जो एक्चुअल वैल्यूज लिखी होती है उसको कहते हैं लिटरल्स। अब कैसे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसमें मैंने लिखा है स्टार्टिंग में कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट क्या है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड्स फिक्स होते हैं और इनको हम एज अ वेरिएबल भी यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ रिजर्व वर्ड्स बताए थे, ये रिजर्व वर्ड्स में से ही आता है। इसको हम सिंपल क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। किस चीज को रिप्रेजेंट करने कीवर्ड है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कांस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंट है जो कि डेटा टाइप है, फिर num1 वेरिएबल का नाम है और साथ में हमने क्या किया, एक वैल्यू दी। अब इस केस में हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वेरिएबल है num1 जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, 10। इसको हम इस तरह से रीड करते हैं कि एक कांस्टेंट वेरिएबल है num1 के नाम से जिसका डेटा टाइप इंट है और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू 10 लिखा हुआ ये हमारे पास क्या है, लिटरल है। लिटरल्स आप सिंपली समझ ले एक्चुअल वैल्यूज होती है जिनको आप किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। 10 मींस 10, ए लिखा है तो ए मींस ए, इसको आपने किसी को ना एक्सप्लेन करना होता है ना इसको समझाना होता है। ये वैल्यूज जो है फिक्स होती है और एक्चुअल वैल्यूज होती है, ये जो आपने लिखी होती है बस वही होती है। अब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, num1 भी क्लियर हो गया, इंटीजर अगर आपको पहले से ही पता था। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं। आप सिंपल समझ लें, हम कांस्टेंट को नहीं लिखते, हमने एक और वेरिएबल खुद से डिक्लेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट num1 इज इक्वल टू 10। मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा, मैंने सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब अगर कोड में आगे जाके मैं कहीं पे लिखता हूं दोबारा से num1 इज इक्वल टू 15, तो num1 जो है वो अपडेट होके 15 हो जाएगा। अब num1 की वैल्यू 10 नहीं रही, ये क्या होगी, 15 होगी। अब कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट ना हो, लेकिन हो सकता है बाय मिस्टेक हम गलती से कभी इसको अपडेट कर दिया, कोड में कोई इश्यू आ गया, हमने किसी वजह से इसको अपडेट कर दिया और ये चेंज होगा, हम इसको चेंज नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देंगे। कॉन्स्ट लगाने से ये फायदा होता है, जब हम दोबारा इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, एरर मिल जाएगा। हमें कहेगा कि आप क्या कहे, किसी कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते। और कांस्टेंट वेरिएबल जब आप बनाएंगे तो उसको आप सिंपली डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पे टर्मिनेटर साथ में नहीं लगा सकते। जब आप किसी वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखते हैं तो आपको लाजमी उसको उसी टाइम इनिशियलाइज करना होता है, आप उसको बाद में कहीं जाके इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल num1 इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू आप दे देंगे और टर्मिनेटर लगा देंगे। अब num1 की जो है वैल्यू वो फिक्स हो चुकी है, दोबारा num1 को कोई भी अपडेट या चेंज नहीं कर सकता। और इस केस में 15 के हमारे पास एक लिटरल है। सेम एक और देख ले, 4
लेटर इज इक्वल टू ए। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिया, लेटर उसका जो है वेरिएबल नेम है और मैंने उसको एक लेटर असाइन किया है ए। अगर मैं नेक्स्ट कोड में कहीं जाके इसको चेंज नहीं करना चाहता और मैं गलती से कहीं पे लेटर बी कर दे तो ये जो है इस केस में चेंज हो जाएगा जब तक मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिखता। अब मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया तो ये वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, एरर मिल जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि आपने कहा कि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया। सिंपली समझ ले, कॉन्स्टेंट वेरिएबल हम तब बनाते हैं जब हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है चेंज नहीं करनी होती। और लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स वो एक्चुअल वैल्यूज होती है जो कोड के अंदर लिखी होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर हम यूजर से इनपुट किस तरह से ले सकते हैं और यूजर को आउटपुट किस तरह से शो करा सकते हैं उसकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल लिया इंट ए के नाम से, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको वैल्यू असाइन की 10। अच्छा, तो आप प्रोग्रामर है, आपने वैल्यू असाइन की, आप चाहते हैं कि आप एक वेरिएबल बनाएं इंट बी के नाम से, ठीक है, उसको आप सिर्फ डिक्लेयर करें और इसकी वैल्यू कौन दे, इसकी वैल्यू आप लें यूजर से। तो आप यूजर से इसकी वैल्यू किस तरह से ले सकते हैं, आप हम लोग वो पढ़ेंगे। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे वैल्यू ले ली, यूजर ने आपको वैल्यू दे दी 5। अब यूजर अपनी वैल्यू देखना चाहता है तो वो आप उसको स्क्रीन पे कैसे दिखाएंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने ये कवर करने वाले कि यूजर से इनपुट किस तरह से लेना है और उसको आउटपुट किस तरह से स्क्रीन पे शो कराना है। तो पहले इसके डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सी आउट, इसकी एब्रिविएशन है कैरेक्टर आउट। ठीक है, सी आउट सिंपल लिखा हुआ है, कैरेक्टर आउट इसकी एब्रिविएशन है। सी आउट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं सी आउट, यानी कैरेक्टर आउटपुट। ठीक है, फिर सी इन का क्या मतलब है, कैरेक्टर इनपुट। सी आउट यानी कैरेक्टर आउटपुट और सी इन यानी कैरेक्टर इनपुट। कैरेक्टर इनपुट यूज होता है किस वजह से, इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप सी इन के कीवर्ड यूज करेंगे, अगर आपको आउटपुट देना है तो आप सी आउट का कीवर्ड जो है यूज करेंगे। अब एग्जांपल ले ले, मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट num1 के नाम से। तो अब मैं चाहता हूं कि इसको वैल्यू कौन दे, यूजर दे। तो मैं स्टेटमेंट यहां पे लिखूंगा सी इन इनपुट ऑपरेटर और यहाँ पे वो वेरिएबल लिखेंगे जिसके अंदर हमें वैल्यू यूजर से लेके स्टोर करवानी होगी। इस टाइम मुझे फॉर एग्जांपल num1 के अंदर वैल्यू स्टोर करनी, तो मैं यहाँ पे num1 ही यूज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा सी इन जो कि हमारे कीवर्ड है और ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं इनपुट ऑपरेटर। ठीक है, इसका नाम है इनपुट ऑपरेटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर से एक वैल्यू, यूजर का एक वैल्यू इंटर करे सी इन के अंदर। फॉर एग्जांपल यूजर ने इंटर किया 5। ठीक है, अब तो हमारे पास num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, num1 हमारे पास हो जाएगा इस टाइम पे 5। अब ये जो है ये यूजर को नहीं नजर आ रहा फिलहाल, यूजर ने सिर्फ नंबर इंटर किया, बस उसके अंदर स्टोर हो गया। अब हमें अगर यही आउटपुट दिखाना है यूजर को तो हम क्या करेंगे, सी आउट की स्टेटमेंट को यूज करेंगे। मैं आप फॉर एग्जांपल लिखता हूँ सी आउट और उसका जो ऑपरेटर आता है उसको हम कहते हैं आउटपुट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ये आउटपुट ऑपरेटर है, ये इनपुट ऑपरेटर हो गया और ये हमारे पास आउटपुट ऑपरेटर हो गया। सी आउट num1, अगर वैल्यू लेनी तो भी सिंपल num1 और अगर आउटपुट देना है तो भी num1। अब यहाँ पे इस केस में होगा क्या, जो आपने num1 के अंदर वैल्यू स्टोर की थी जो कि एक्चुअल में यूजर ने आपको 5 वेरिएबल वैल्यू दी थी, तो अब num1 के अंदर वैल्यू कौन सी पड़ी, 5। जब उस स्टेटमेंट के अंदर आप num1 वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वहां पे num1 नहीं डिस्प्ले होगा, वहां पे num1 की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। यूजर को उसकी आउटपुट स्क्रीन पे क्या नजर आएगा, 5 इस तरह करके नजर आएगा। ये आपके पास होगी सिंपल इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट्स का यूज। अच्छा, भी आपको एक टास्क गिवन है कि डिक्लेयर करें एक वेरिएबल 4, ठीक है, उसका डेटा टाइप 4 होगा और उसके वेरिएबल का नाम होगा लेटर। 4 लेटर, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट ले और उसको स्टोर करे लेटर के अंदर। लेटर वेरिएबल में आपने अपना यूजर का इनपुट स्टोर करना है और उसको डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम अपना पूरा कोड नहीं लिख रहे, हम मेन मेथड के अंदर का जो कोड है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, किस टाइप का, 4 टाइप का, उसका नाम क्या होगा, लेटर होगा। तो 4 लेटर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे यूजर से जो है इनपुट लेना है तो मैं क्या करूंगा, सीन और यहाँ पे साथ में हमारा जो इनपुट ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेटर। तो जैसे मैंने ये लिखा कोड जब यहां तक रन होगा तो यूजर के सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जहां पे उसको इनपुट इंटर करना होगा। तो ऊपर यूजर ने यहाँ पे इनपुट इंटर कर दिया तो आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट और साथ में आउटपुट ऑपरेटर और यहाँ पे दोबारा से यही लेटर
वेरिएबल का नाम लिख देंगे। लेटर हमारे पास क्या वेरिएबल का नाम है, एक कैरेक्टर के टाइप का लेटर वेरिएबल मैंने बनाया, उससे यूजर से वैल्यू ली और उसी को यूजर को प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एक ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा लेटर और उसका टाइप क्या होगा, 4 होगा। ये आपने बना लिया। बनाने के बाद आप क्या करते हो, यूजर से इसकी वैल्यू मांगते हो। फॉर एग्जाम्पल यूजर यहाँ पे वैल्यू इंटर करता है वाई की, ठीक है, स्मॉल लोअर केस वाई की, तो ये क्या हो गया, इंटर हो गया। अब अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं यूजर को, तो जो आपके पास आउटपुट स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन, वहां पे क्या हो जाएगा, वाई ऐसे ही प्रिंट होके आ जाएगा। ये आपके पास मेथड होगा किस तरह से इनपुट देना है और किस तरह से यूजर को आउटपुट देना है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो है कि आस्क यूजर्स टू इनपुट देयर नेम, यूजर से पूछे कि वो अपना नेम इनपुट करे एंड डिस्प्ले अ ग्रीटिंग हाई, जैसे हाई हेलो उनके नाम के साथ क्या करना है, विद द यूजर नेम आपने यूजर से उसका नाम लेना है और फिर उसके साथ हाई या हेलो करके उसके नाम को प्रिंट करना है। यानी अगर यूजर अपना नेम देता है जैसे साकिब, तो आपने नीचे लिखना है हाई साकिब या हेलो साकिब करके आपने इस तरह से कोई ग्रीटिंग यूज करनी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सी प्लस का कोड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज आती है, जैसे कि हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, यूजिंग नेम स्पेस std। नेक्स्ट हम लोग अपना मेन मेथड बनाएंगे इंट मेन, और मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वो मुझे कह रहा है कि यूजर से क्या करो, उसका नाम इनपुट करो। तो नाम हम किस में स्टोर करेंगे, इंटीजर में नहीं करेंगे, डबल में भी नहीं कर सकते, फ्लोट में भी नहीं कर सकते, लॉन्ग में भी नहीं कर सकते। कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर होता है तो उसको भी यूज नहीं करेंगे, बुलियन को भी यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास कौन सा बचा, स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग नेम के नाम से। मैंने आपको कहा था नेम डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, आप यहाँ पे सिंपल ABCD कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल दिया जिसका नाम है नेम। अब यूजर से क्या करेंगे, पूछेंगे। तो पूछने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, कैरेक्टर आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसमें हम ये कहेंगे कि अच्छा, अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर कहेंगे इंटर यूर नेम। तो अब यूजर के सामने एक स्टेटमेंट जो है प्रिंट होकर आ जाएगी जिसपे लिखा होगा कि इंटर यूर नेम। यूजर के सामने एक आउटपुट स्टेटमेंट आपने उसको दिखा दिया। अब यूजर को पता है कि उसको क्या करना है, आप यूजर से कुछ पूछ लिया, ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, अपना नेम यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने दे दिया, तो उस नेम को आप स्टोर किस में करेंगे, इस नेम के नाम के वेरिएबल में। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे CN और नेम। तो जैसे ही स्टेटमेंट के बाद यूजर अपना नेम प्रिंट करेगा, उसके पास एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगी, तो वहां पे आपने CN नेम के स्टेटमेंट लिख ली। अब जैसे यूजर नाम अपना एंटर करेगा, वो इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम के अंदर यूजर का नाम जो है स्टोर हो चुका है। अब उसको प्रिंट कैसे करवा के देंगे, आपने सिंपल लिखना है सी आउट, ग्रीटिंग लिखनी है साथ में, तो हम हेलो लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हेलो, और इसी के साथ आगे दोबारा से वाली लाइन लगानी है। अगर हमें मल्टीपल चीजों को प्रिंट करना है तो हम ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं, सी आउट, आउटपुट स्टेटमेंट, फिर हेलो और फिर आउटपुट स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेम लिख के टर्मिनेटर लगा दूंगा। अब ये नेम वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर ने जो अपना नाम दिया होगा वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। यहां तक लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने यूजर को कहा क्या करो कि अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दो। जब अपना नाम एंटर करेगा तो वो इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा CN के थ्रू। उसके बाद क्या करेंगे, ग्रीटिंग के साथ यूजर को उसका नाम जो है डिस्प्ले करके दे देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये काफी ज्यादा इजी एंड सिंपल है। टॉपिक का नाम है कमेंट्स इन C++। कमेंट्स क्या होता है C++ के अंदर, फॉर एग्जांपल आप ये समझ ले, आपने कोड के अंदर कुछ ऐसी लाइनें लिखनी है, ऐसे नोट्स बनाने अपने लिए जो बाद में आपके लिए हेल्पफुल हो, या अगर कोई दूसरा बंदा आपका कोड पढ़े तो उसके लिए हेल्पफुल हो। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और इस जगह पे मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूजर को आउटपुट शो करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अगर आप ऊपर ये चीजें लिख दे तो जो दूसरा प्रोग्रामर होगा उसके लिए इजी होगा कि आपने कोड में इस टाइम पे क्या काम करना चाह रहे हैं, वो उसको पहले से देख के समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। दे आर रिटन बाय द प्रोग्रामर टू क्लेरिफाई द कोड।
कमेंट्स कौन लिखता है? वो प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा है वो इनको लिखता है ताकि कोड क्या हो, क्लैरिफाई हो जाए। मेकिंग इट इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द कोड। दूसरे लोग जो आपका कोड पढ़ रहे हैं या आप खुद दोबारा अगर अपना कोड पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए इजी होता है, या अगले जो प्रोग्रामर है उसके लिए इजी होता है कि वो कोड को अंडरस्टैंड कर सके। कमेंट को सिंपली हम लोग नोट्स भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा नोट जो आपको बाद में हेल्प कर सकते हैं। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड और कंपाइल्ड बाय द प्रोग्राम। अच्छा, एक और चीज, कमेंट से आपका कोड जो है बड़ा भी नहीं होता। अब किस तरह से नहीं होता? अगर आपका जितना ज्यादा आपका कोड होगा उतना ही ज्यादा टाइम एग्जीक्यूशन में लेगा, तो हम क्या करते हैं, अपने कोड को सिंपल लिखने की कोशिश करते हैं ताकि वो कम से कम टाइम में कंपाइल एंड एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग कोड के अंदर नोट्स लिखते हैं यानी कमेंट्स लिखते हैं तो क्या हमारा कोड टाइम ज्यादा लगेगा एग्जीक्यूशन में? तो डेफिनेटली नो। कमेंट्स क्या होते हैं, उनको जो कंपाइलर होता है वो उनको इग्नोर करता है और इनको कंपाइल या एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे ही वो देखता है कि ये कमेंट है उसको इग्नोर करता है, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाता है। मतलब ये आपके कोड के एग्जीक्यूशन के टाइम को नहीं बढ़ाते। सो कमेंट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट यूज्ड टू कमेंट अ सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन इज यूज्ड टू कमेंट मल्टीपल लाइंस। सिंगल लाइन कमेंट को आप तब यूज करते हो जब आपको एक लाइन को कमेंट करना होता है। अगर आपको एक ज्यादा लाइन को कमेंट करना है तो आप मल्टी लाइन कमेंट को यूज करते हो। एग्जांपल लेना, मेरे पास एक प्रोग्राम है, मैंने सिर्फ इसका मैन मेथड बनाया, ऊपर प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे एक यूजर को सी आउट एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूँ। एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे यूजर को एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड, मैं उसको ये प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब इसके ऊपर मैंने लिख दिया, यहाँ पे दो फॉरवर्ड स्लैशेस मैंने लगा दिया और साथ मैंने लिख दिया प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। तो अब यूजर को मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करके दे रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा हूँ। जब कोई दूसरा प्रोग्रामर या मैं दोबारा से कोड देखूंगा तो मुझे कोड देखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ कमेंट देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या करने वाला हूँ। तो ये क्या होता है, ये आपके पास एक कमेंट हो गया। अब ये जो है किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, इसके लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं है। जितना अच्छा डिटेल्स में आप लिखेंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, आपके लिए एसेंशियल होगा। और इससे आपका कोड भी बड़ा नहीं होता क्योंकि इसको कंपाइलर जो है एग्जीक्यूट नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं अपने मल्टी लाइन कमेंट की तरफ। सिंगल लाइन में आपने देखा होगा हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगा रहे हैं। हमारे पास जो कीवर्ड है इस केस में वो ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस है, उसके साथ आप जो लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा। और आपके लिए मल्टी लाइन में आपके पास क्या है, आपके पास दो चीज है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपने दोनों करनी। स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश फिर साथ में एक स्टैटिक सिंबल लगा देंगे, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड टू द यूजर। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दो लाइनों पे लिख दिया और साथ में क्या करूंगा, फिर स्टैटिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है और फॉरवर्ड स्लैश पे ही एंड होता है, और साथ में इसका एक स्टैटिक आ जाएगा इसके स्टार्ट होने के बाद, और एंडिंग से पहले भी एक स्टैटिक आ जाएगा। ये जो है मल्टीलाइन कमेंट का कीवर्ड्स है, और बाकी जो आप लिखेंगे वो मल्टीलाइन कमेंट होगा। नीचे पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके यूजर को दे रहा हूँ। सिंगल लाइन में सिर्फ दो स्लैशेस यूज होते हैं, फॉरवर्ड स्लैशेस, और मल्टी लाइन में आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों देखनी होती है। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश फिर साथ में स्टैटिक, और एंडिंग में पहले स्टैटिक और लास्ट में क्या आएगा, फॉरवर्ड स्लैश आएगा। तो यह आपके पास हो गया सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन। बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस में जो हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है वो है अंडरस्टैंडिंग फ्लो ऑफ कोड। जो हमने अभी तक कोड लिखा है वो कोड किस तरह से कंपाइलर के अंदर जाके एक्ट करता है, किस तरह से जो है हमारा आउटपुट आता है, हम पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लाइन आती है वो है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या होता है, ये हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या काम करता है, ये काम करता है सबसे पहले जो है जितनी भी आपके पास सी इन सी आउट वगैरह आप लोग यूज करते हो वो पहले से कोड के अंदर रिटर्न होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी, ये ऑलरेडी किसी डेवलपर ने या किसी प्रोग्रामर जो है लिखी हुई है, और हमें क्या करता है, डिफरेंट फंक्शंस जो है प्रोवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सी इन सी आउट यूज कर रहे हैं। अब सी इन और सी आउट डायरेक्टली इस तरह से काम नहीं करते, इनका जो कोड है वो पहले इस लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है, बस क्या करते हैं उसको इंपोर्ट करते हैं और उसी का ऑब्जेक्ट बना के इसको यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यूजिंग नेमस्पेस क्या है, हमारे पास एक नेमस्पेस डिक्लेरेशन लाइब्रेरी है। इसके अंदर जो भी सी एन सी आउट वगैरह स्टेटमेंट्स आप लोग यूज करते हैं वो इसके अंदर एक्चुअली में मौजूद होती है, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे नहीं लिखते तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमें सी एन या सी आउट लिखना होता है तो हमें उसके साथ एस टी डी और इस तरह से डॉट्स लगाने होंगे। अगर हम सी आउट यूज कर रहे हैं या फिर सी इन यूज कर रहे हैं, हमें साथ में क्या करना है, इस तरह से एस टी डी सी आउट या एस टी डी सी एन लाजमी लिखना होगा। अगर आप सीन यूज करें तो आप इसको इस तरह से यूज करेंगे। अब इससे बचने के लिए कि जब भी सीन या सी आउट मिलता है हम इस तरह की जो है स्टेटमेंट्स लिखें, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग नेमस्पेस स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन मेथड। हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है। उससे पहले क्या होता है, ये जो लाइब्रेरी वगैरह है ये सबसे पहले क्या होता है, लोड होते हैं। इनकी लोडिंग के बाद ये पता चलता है, जब आपका कंपाइलर मेन मेथड के अंदर आता है उसको पता चल जाएगा ये सी आउट कहाँ से रिफर कर रहा है, सी इन कहाँ से आ रहा है, उसको ये चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन एग्जीक्यूशन कहाँ स्टार्ट होती है, मेन मेथड से ही स्टार्ट होती है।
और मेन थ्रेड किस तरह से होती है, जो सबसे पहले आपके पास पहली स्टेटमेंट आएगी वो पहले रन होगी, जो बाद में स्टेटमेंट आएगी उसके बाद रन होगी। ये इसका फ्लो जो है अप टू डाउन है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को रन करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और टर्म लिखा है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो कंपाइलर को ये बताता है कि आपका कोड जो है बिना किसी एरर के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी अगर वो रन हो जाती है और लास्ट में कंपाइलर को रिटर्न जीरो मिल जाता है तो उसको पता चल जाएगा कि आपका मेन मेथड यहाँ पे खत्म हो चुका है और क्या कहते हैं कोड को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दिखा देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिटर्न जीरो नहीं लिखते तो जो आपके पास पुराने वर्जन थे C++ के, वहां पे आप साथ क्या होगा, यहाँ पे आपको एरर मिल सकता है या एक अनडिफाइंड बिहेवियर जो है कंपाइलर आपको शो करके देगा। लेकिन जो हमारे पास नए C++ के वर्जन है उसमें अगर आप रिटर्न जीरो नहीं लिखते तो कंपाइलर ये एज्यूम करता है कि आपका कोड जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है जब वो इस ब्रैकेट तक पहुंच जाता है और वो जो है आउटपुट शो करके दे देता है। लेकिन बेस्ट अप्रोच ये है कि आप यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखे ताकि एक क्लियर स्ट्रक्चर जो है कोड को प्रोवाइड कर दिया जाए। अब ये था हमारे पास हमारे C++ कोड का स्ट्रक्चर, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कोड किस तरह से फ्लो करता है, उसकी रनिंग किस वे में होती है और वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। बेसिक्स कवर करने के बाद हम यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे ताकि हमें इंश्योर हो जाए कि जो चीज हमने पढ़ी वो हमें समझ में आ चुकी है। तो फर्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, मेक अ न्यू फोल्डर। आपने एक नया फोल्डर बनाना है, नेम इट एज सीपीपी प्रोजेक्ट, उसका नाम सीपीपी प्रोजेक्ट्स रखना है, एंड क्रिएट अ न्यू फाइल इनसाइड नेम्ड एज टास्क ऑफ सीपीपी। अब यहाँ पे जो मैं टास्क लिखवा रहा हूँ मैं भी करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन आप इससे पहले वीडियो को पॉज कर ले और खुद से टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए, और अगर समझ में नहीं आता तो आप ये वीडियो आगे जो है देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों ने अपने होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ से आपको नीचे सर्च बॉक्स मिल जाएगा और यहाँ से आपने VS कोड को सर्च कर लेना है। VS कोड सर्च करने के बाद यहाँ से आपको एक न्यू विंडो का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। न्यू विंडो हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें एक नया फोल्डर जो है बनाना है और हो सकता है आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग फोल्डर कोई बना हुआ। तो यहाँ आने के बाद यहाँ से आपको एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आने के बाद यहाँ से आपको ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये थोड़ी सी लोडिंग के बाद लोड हो जाएगा और आपने यहाँ पे कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से आपको ऊपर न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपके पास विंडोज 10 वगैरह तो शायद ऑप्शन कहीं और हो, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से मैं न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल CPP प्रोजेक्ट्स रख रहा हूँ। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इट इज अप टू यू। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट होने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और दोबारा से हमारे पास जो है CPP प्रोजेक्ट्स और VS कोड सारा ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा CPP प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है इसके साथ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा न्यू फाइल का। आपने इस ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने एक इनपुट फील्ड जो है वो बन के आ जाएगी। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी फाइल का नाम रखना है। तो फाइल का नाम इस केस में मैं रख रहा हूँ task.cpp। आपने याद रखना है कि .cpp आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी रखना है अगर आप C++ की फाइल जो है बना रहे हैं। इसको सिंपल यहाँ से इंटर करेंगे तो हमारे पास जो फाइल है वो रेडी होके आ जाएगी। अब फाइल फोल्डर हमने बना लिया और फाइल भी हमने यहाँ पे बना ली, तो टास्क 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो फोल्डर एंड फाइल बनाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास टास्क है वो है कि डिक्लेयर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, गेट इनपुट फ्रॉम फॉर ईच फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देम ऑल। आपने क्या करना है, 7 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, लेकिन सबका डेटा टाइप अलग होना चाहिए। हमने 7 डेटा टाइप्स पढ़े थे, तो आपने क्या करना है, हर डेटा टाइप के साथ एक अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसके अंदर वैल्यू लेनी है यूजर से। ठीक है, आप खुद से कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे, वैल्यू आप लेंगे यूजर से और फिर उसको प्रिंट करके दिखा देंगे यूजर को। तो हम इस टास्क को 3 स्टेप्स पे डिवाइड करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 7 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, फिर यूजर से इनपुट लेंगे और फिर यूजर को आउटपुट देंगे। तो चलते अपना टास्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिख देंगे जो कि आती है #include IO stream, जो हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो लिखना है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और साथ में टर्मिनेटर लगाना है। फिर हम अपना मेन मेथड स्टार्ट करेंगे, इंट मेन, और यहां से इसकी ब्रैकेट के बाद हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल जो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने डेटा टाइप जो है इंटीजर वहां से स्टार्ट लेंगे और उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे हम num1, सिर्फ डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरा लेते हैं हम लोग लॉग और उसका वेरिएबल होगा num2। फिर लेते हैं फ्लोट और उसका डेटा जो वेरिएबल का नाम होगा वो होगा num3। फिर लेंगे हम लोग यहां से डबल। ठीक है, डबल लेने के बाद उसका वेरिएबल लेंगे num4। अब पहले 4 हमने डिक्लेयर कर दिया, पाते हैं 4 की तरफ। 4 का लेते हैं हम यहां से अल्फाबेट, आप यहां से लेटर भी ले सकते हैं, कोई और नाम अगर आपको सही लगता है वो भी आप यहां से ले सकते हैं। फिर लेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए मैं यहां से लूंगा सिटी।
नेक्स्ट हमारे पास है बुलियन, जिसको हम भूल करके रिप्रेजेंट करते हैं, BOOL आपने यहाँ पे लिख लेना है और साथ में लिखना है इसका चेक। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, अप टू यू, आप किस सिनेरियो में उसको यूज करना चाहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डिक्लेयर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे 7 वेरिएबल्स यहाँ ले लिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और सबका डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यूजर से इनपुट लेना है इन सब के लिए, ठीक है। तो इनपुट लेने के बाद आपके पास दो मेथड्स है। पहला मेथड है कि आप यहां से सिंपल सीन num1 फिर टर्मिनेटर, फिर सी इन num2 टर्मिनेटर, सी इन num3 टर्मिनेटर, सी इन num4 टर्मिनेटर, सी इन अल्फाबेट लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद सी इन स्ट्रिंग हमारे पास है सिटी, और लास्ट में हमारे पास बुलियन है जिसके लिए हमने लिया था चेक। एक आपके पास ये मेथड है कि आप सबको सेपरेट सेपरेट लिख के सबके लिए अलग अलग इनपुट ले ले, ये आपके पास एक मेथड हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट है। एक और मेथड क्या है, इससे ज्यादा सिंपल है, आप एक ही बार सीन की स्टेटमेंट लिखें और जितने भी वेरिएबल उसको इसके सामने लिखते जाएं, लेकिन इस तरह लिखने के पहले आपके पास num1 आए, फिर दोबारा से यही जो हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट है ये लगानी है, और दोबारा से num2, फिर num3, उसके बाद num4। आपने एक ही लाइन में लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं अलग अलग लाइंस पे लिख रहा हूँ। num4 के बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 4 का है, और वो है हमारे पास अल्फाबेट। उसके बाद हमारे पास है सिटी, और सिटी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है चेक, और यहाँ पे लास्ट में हमने टर्मिनेटर लगा देनी है। आपके पास है सेकंड मेथड, जो मेथड आपको सही लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। इनको अलग अलग करके भी आप सब में इनपुट ले सकते हैं, एक बार सीन लग के सबके इनपुट एक साथ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड्स हो गए। अब हमने क्या किया, यूजर से इनपुट भी ले लिया और डिक्लेरेशन भी हो गई। अब थर्ड प्रोसेस क्या है, यूजर को आउटपुट शो कराना। आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट को यूज करेंगे, सी आउट num1, इसके लिए भी सेम आपके पास दो मेथड्स है, सी आउट num2। इस तरह करके आपने अप टू जो लास्ट वाला है सी आउट चेक यहां तक लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सीन के लिए आप सादों सादों सी आउट के लिए लिख सकते हैं। एक मेथड यहाँ पे ये हो गया, दूसरा मेथड सेम जिसमें मैंने आपको सीएन के लिए बताया था, सी आउट num1 फिर num2 और फिर सेम num3। ये आपने लिखने जो आपका लास्ट वाला है चेक तक, सारे के सारे आपने यहाँ पे लिख के लास्ट में टर्मिनेटर लगा देना है। ये हमारे पास क्या था, सेकंड मेथड। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे, आप जितने भी आपके पास है 7 के 7 आपने यहाँ पे लिख लेने, और लास्ट में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना है, फिर टर्मिनेटर लगाना है, और लास्ट में जो हमारे पास ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन की थी उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास एक सिंपल वे हो गया प्रोग्राम लिखने का। लेकिन आपके पास एक इशू है, आपने 7 वेरिएबल्स डिक्लेयर तो कर लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर ले। अब यहाँ पे आप क्या करें, यूजर से इनपुट ले रहे। अब यूजर को क्या पता कि आप इस टाइम में कौन सा इनपुट से पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे इंटीजर लेना चाहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लेना चाहते हैं, तो आपने पहले उसको मेंशन करना है। मेंशन किस तरह करेंगे, अब यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं, मैं आपको वीएस कोड पे चल के सारा का सारा इससे अच्छे वे में समझा दूंगा। सो फ्रेंड्स, मैं अपने वीएस कोड के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ मैंने ऊपर जो है टास्क कमेंट आउट कर दिया, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स जो है लिख ली ताकि मुझे बाद में कोई भी चीज़ ना भूले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो टास्क है वो एक कोड का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखना, जिसमें पहला था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग इंक्लूड CLUDE, और साथ में फिर IO स्ट्रीम STREA। आपने स्पेलिंग्स वगैरह का ख्याल रखना, अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एरर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std, साथ में टर्मिनेटर और फिर इंट मेन, और फिर ब्रैकेट्स लगानी नहीं। ये हमारे पास कोड का बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसको रन करके देख सकते हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना कोई आउटपुट दिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना टास्क स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास टास्क है वो है कि डिक्लेयर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। उससे पहले आप एक चीज़ देखें, अगर मैं यहाँ पे std के साथ टर्मिनेटर ना लगाऊं और कोड को कंट्रोल ऑल्ट एन प्रेस करके रन करने की कोशिश करता हूँ तो क्या रन होगा। ये मुझे कह रहा है कि आपने क्या किया है, इंट से पहले एक टर्मिनेटर लगाना है, यानी सेमीकोलन लगाना है। इंट हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा इंट। इससे पहले मुझे ऊपर क्या करना था, टर्मिनेटर लगाना था, ठीक है। तो अगर आप इस तरह कोई भी मिस्टेक करें तो आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे एरर आ जाएगा। या मैं कमेंट लिखता हूँ
डिक्लेयर इंक वेरिएबल्स। डिक्लेयर का मतलब होता है कि सिंपल वेरिएबल का डेटा टाइप और नाम लिखें और उसको वैल्यू नहीं देनी। पहले मैं इंट के लिए लिखता हूँ यहाँ पे इंट num1। मैं यहाँ पे num1 num2 वगैरह यूज़ करूँगा, आपकी जो मर्जी आप उस हिसाब से अपने लिए वेरिएबल ले लो जो आप जिस साथ आप कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट मैं लूँगा लॉन्ग के लिए num2 और फिर फ्लोट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा num3 और फिर डबल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा num4 और फिर 4 के लिए मैं यूज़ करूँगा लेट। स्ट्रिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे सिटी और फिर बुलियन के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा चेक। और आपने पूरा बुलियन नहीं लिखना, सिर्फ BOOL बुल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखा, अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू असाइन करनी है सिर्फ बुलियन के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमें बुलियन को यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू असाइन करनी है तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू लिखूंगा या फिर इज इक्वल टू फॉल्स लिखूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वैल्यू यूजर से लेनी है तो यूजर वहां पे क्या इंटर करेगा, या 1 इंटर करेगा ट्रू के लिए, 0 इंटर करेगा फॉल्स के लिए। यूजर से अगर आप सीन के थ्रू बुलियन के लिए वैल्यूज ले रहे हैं तो आपने यूजर से ट्रू के लिए 1 लेना है और फिर जो फॉल्स है उसके लिए आपने 0 इनपुट करवाना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास टाइप कास्टिंग यहाँ से थोड़ा सा इश्यू आता है। आप डायरेक्टली C++ के अंदर ट्रू या फॉल्स यूजर से इंटर नहीं करवा सकते, आपको जो आंसर होगा वो सिर्फ 0 मिलेगा। बेशक अगर आप ट्रू इंटर करवाते हैं या फॉल्स तो आपका जो वैल्यू वहाँ पे 0 ही शो होगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टास्क है वो है टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। और यहाँ पे सबसे पहले आप यूजर को एक आउटपुट दिखाएंगे ताकि उसको पता चले कि वो किस तरह का इनपुट दे, वो इंटीजर के लिए कोई इनपुट देगा या फिर स्ट्रिंग के लिए देगा या कैरेक्टर के लिए देगा या फ्लोट के लिए देगा। तो पहले मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटर वैल्यू फॉर इंटीजर। ये लिखने के बाद यूजर के सामने एक स्टेटमेंट शो होगी, क्योंकि हम ये डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीजें लिखते हो, ये जो डबल कोट्स आपको दिख रहे हैं वो सेम यूजर के सामने ऐसे ही प्रिंट होके जाए, ठीक है। तो इसको पहले रन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यूजर के सामने किस तरह का आउटपुट शो होने वाला है। यूजर के सामने यहाँ पे सिर्फ शो होगा इंटर वैल्यू फॉर इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर जब वैल्यू इंटर करेगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है सीन, और ये वैल्यू हमने किसके अंदर स्टोर करनी है, इंटीजर वाली num1 के अंदर, क्योंकि हमने num1 किस लिए डिक्लेयर किया था, इंटीजर के लिए डिक्लेयर किया था। अब इतना लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे और स्टेटमेंट के साथ यूजर को एक ब्लैंक में मिल जाएगा जहाँ पे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए आप सामने यहाँ पे जो डॉट नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 इंटर करता हूँ और कुछ भी इंटर कर रहा हूँ तो ये जो है ब्लैंक आगे मूव कर रहा है। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू इंटर की और मैं इसको यहाँ से इंटर करूंगा तो मेरे पास कोड यहाँ तक फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी तक इतना ही कोड लिखा है। और अगर आपके पास यहाँ पे इनपुट का जगह नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ कॉमा दबाना है, डायरेक्ट सेटिंग्स के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आपने एक कमांड सर्च करनी है रन इन टर्मिनल के नाम से। लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है और यहाँ पे आके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कोड रनर का रन इन टर्मिनल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपने सिंपल इनेबल कर देना है, मैंने पहले से इनेबल कर रखा है, आपने इनेबल करना है। इनेबल के बाद करने के बाद एक बार VS कोड को रिस्टार्ट कर लेना ताकि ये सेटिंग एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। अब इसको यहाँ से खत्म करेंगे और यहाँ पे आके अपनी बाकी जो वैल्यूज है वो सारी लिखेंगे। मैं सारी की सारी टाइपिंग नहीं करूँगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा फिर बाद में एडिट कर लूँगा। मैंने सारी की सारी यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब मैं इनको क्या करूँगा, चेंज करूँगा। पहला मेरे पास था इंटीजर, दूसरा मेरे पास था लॉन्ग इंटीजर, तीसरा मेरे पास था फ्लोट। मैं वेरिएबल्स के सीक्वेंस में जा रहा हूँ, आप बगैर सीक्वेंस की भी वैल्यूज करवा सकते हैं यूजर से। फोर्थ मेरे पास था 4 और फिफ्थ था स्ट्रिंग। 6 हमारे पास यहाँ पे था बूलियन। और यहाँ से वेरिएबल्स भी एडिट कर लेना है, पहला num1 था, दूसरा num2 था, तीसरा num3 और फिर num4 और फिर नेक्स्ट हमारे पास था लेटर 4 के लिए और फिर हमारे पास नेक्स्ट था सिटी स्ट्रिंग के लिए और बूलियन के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था चेक। अब यहाँ तक कोड हमने लिख लिया, अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोड सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो सबसे पहले ये मुझसे इंटीजर की वैल्यू मांगेगा, मैं 2 इंटर करता हूँ, फिर मुझसे लॉन्ग के लिए मांगेगा, मैं कुछ भी इंटर करता हूँ, फिर फ्लोट के लिए मांगेगा तो मैं कुछ इंटर करता हूँ, फिर डबल के लिए भी कोई वैल्यू इंटर करते हैं, फिर हमारे पास 4 के लिए मैं R इंटर करता हूँ, स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ से बाइट बिट्स इंटर करता हूँ और बुलियन के लिए यहाँ से मैं इंटर करूँगा 1, क्योंकि मुझे ट्रू रिटर्न कराना है तो मैं 1 ही लिखूँगा। तो यहाँ तक लिखने के बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, मतलब यहाँ तक हमने कोई भी एरर नहीं किया। अगर यहाँ तक आपने चेक कर लिया और आपने कोई टर्मिनेटर वगैरह फॉर एग्जाम्पल नहीं लगा तो आपको लाइन के साथ दिखा देगा कि आपने किस जगह पे कौन सा इशू किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से टर्मिनेटर हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ से रन करने की कोशिश करूँगा।
तो मुझे बता देगा कि मेरा एरर किस जगह पे है। ठीक है, इन टास्क फंक्शन इंट मेन के अंदर आपने आना है, फिर टास्क 30 वाली लाइन के ऊपर आना है। ठीक है, देखिए 30 से पहले एरर आया, 30 से पहले जो लाइन होगी उस पर आपका एरर है, लेकिन आपको वो लाइन 30 दिखाएगा। कह रहा है कि एरर एक्सपेक्टेड बिफोर सी इन, सी इन से पहले आपने क्या करना है, एरर लगाना है, और लाइन नंबर 30 के ऊपर आपका एरर आया हुआ है, तो ये आपको सारा कुछ यहाँ पे शो करके दे देगा। इसलिए हम लोग VS कोड या कोई भी टूल यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो काम है वो है यूजर को आउटपुट प्रिंट कराना। यहाँ पे मैं कमेंट लिखूंगा शोइंग वैल्यूज टू यूजर। ठीक है, शोइंग वैल्यूज टू यूजर, और यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, here are the values। ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ये इस वजह से लिख रहे हैं ताकि जो हमने इनपुट्स दिए, इनपुट्स के बीच में और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ठीक, और यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखूंगा जिसको हम कहते हैं एंडर। एंडर हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कंपाइलर को ये बताती है कि आपकी लाइन यहाँ पे खत्म होगी, आप इस लाइन पे आगे कुछ नहीं लिखोगे, आपने न्यू लाइन बनानी। एंडर का मतलब है ये वाली लाइन एंड करो और एक न्यू लाइन स्टार्ट करो। अब ये वाला जो कोड है, ये जो आपने लिखा है हियर आर द वैल्यूज, ये पहली लाइन पे शिफ्ट होगी, फिर इसके बाद जो आप चीज़ें नीचे लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं दोबारा लिखता हूँ सी आउट इंटीजर, इंटीजर लिखूंगा और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे यूजर को शो करके दे दूंगा। अच्छा, इंटीजर की वैल्यू किसके अंदर पड़ी है, वो num1 के अंदर पड़ी है, और यहाँ साथ में एंडर लगा दूंगा क्योंकि मुझे ये वाली लाइन यहाँ पे खत्म करवानी है। ठीक है, और मैं इसी एक को कॉपी पेस्ट कर दूंगा 7 टाइम्स। ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। ठीक है, अब इसको अपडेट करते हैं। पहला इंटीजर था, दूसरा था लॉन्ग, तीसरा था फ्लोट, फोर्थ हमारे पास था डबल, और फिफ्थ हमारे पास था 4, सिक्स्थ है स्ट्रिंग, सेवन्थ है बुलियन। और यहाँ से पहला num1 था, दूसरा हम लोग चेंज करते हैं num2, नेक्स्ट था num3, फिर num4, और फिर हमारे पास है लेटर, नेक्स्ट हमारे पास है सिटी, और नेक्स्ट हमारे पास है चेक। मैंने इन सबको अपडेट कर दिया, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, कोड खत्म होने के बाद मेन मेथड के लास्ट में लिखेंगे रिटर्न 0, जिससे हमारा कोड एक स्ट्रक्चर्ड वे में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जितनी भी लाइनें लगाना चाहिए, कंपाइलर इन सबको इग्नोर करता है जब तक आप एंडल नहीं लिखते। एंडल की वजह से हमारी लाइन खत्म होती है और न्यू लाइन स्टार्ट होती है। अगर आप इस तरह से खुद से स्पेसेज या लाइनें देते हैं तो उसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। अब सिंपल इसको क्या करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरह से हमें शो होके आता है। तो सबसे पहले इंटीजर आएगा, उसके लिए वैल्यू एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 23 एंटर करता हूँ, और लॉन्ग के इंटीजर लॉन्ग के लिए 456, फ्लोट के लिए 34.56, और फिर डबल के लिए 1234.5678, और 4 के लिए फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ R, स्ट्रिंग के लिए वैल्यू देते हैं क्वेटा, और बुलियन के लिए वैल्यू देता हूँ यहाँ पे मैं 0 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसको इंटर करूंगा तो यहाँ से आप देखें हमारा आउटपुट इनपुट ऊपर रह गया, और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से शो होके आ जाएगा। नीचे जितना भी है हमारा पास क्या है, आउटपुट। हियर आर द वैल्यूज, इंटीजर के जो वैल्यू इंटर की थी वही दिखाई, लॉन्ग के लिए, फ्लोट के लिए और बुलियन के लिए 0 इंटर किया था तो 0 हमारे पास यहाँ पे शो होके आ गया। तो यहाँ तक था हमारे पास टास्क 2। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो है कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है, उसको डिक्लेयर भी करना है और इनिशियलाइज भी करना है। उसका नाम होगा कंट्री, एंड गिव इट सम वैल्यू, उसको सम वैल्यू देनी है। इनिशियलाइज करना है मतलब कुछ वैल्यू देनी है, एंड प्रिंट इट, और तब उसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट चेंज इट्स वैल्यू एंड प्रिंट दैट आल्सो। पहले आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है कंट्री नाम का, उसको एक वैल्यू असाइन करनी है और उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, उसको दोबारा से प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज मैंने यहाँ पे पहले से मेंशन कर दी, और यहाँ मैंने कंट्री नाम का वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और उसमें मैं कुछ वैल्यू जो है असाइन करूंगा। जैसे कि मैं इसको वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, और यहाँ से इसको टर्मिनेटर लगा दूंगा। अब यहाँ पे हमने इसको वैल्यू भी दे दी है। अब क्या करते हैं, इसको सिंपल प्रिंट करते हैं। प्रिंट कैसे करूंगा, कंट्री लिखूंगा यहाँ पे। जब यहां तक हमारे पास क्या हो गया, जैसे ही ये कोड रन होगा हमारे यूजर के पास क्या हो जाएगा, इस तरह से एक आउटपुट आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास काम है कि इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल, आप यहाँ पे कंट्री इज इक्वल टू इंडिया कर देंगे।
इतना करना है और हमारे पास कंट्री का जो वैल्यू होगी वो यहाँ से अपडेट हो जाएगी। फिर दोबारा क्या करेंगे, सी आउट करेंगे और यहाँ पे वापस से कंट्री लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ से कोड को क्लोज कर देंगे। पहले सी आउट कंट्री लिखा तो उस टाइम हमारे पास वैल्यू थी पाकिस्तान कंट्री, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, कंट्री को अपडेट करके उसका नाम इंडिया कर दिया और इंडिया क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट कंट्री लिखेंगे तो इस टाइम कंट्री के अंदर कौन सी वैल्यू मौजूद है, इंडिया। तो यूजर के पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, इंडिया यहाँ से आ जाएगा। पहले वैल्यू कंट्री की वैल्यू पाकिस्तान थी तो पाकिस्तान प्रिंट हुआ, अब जब कंट्री की वैल्यू जो है इंडिया होगी तो यहाँ पे इंडिया प्रिंट होगा। अब चल के देखते हैं इसको वीएस कोड के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इस पर आप लोगों ने वीएस कोड के ऊपर आ जाना है और जो हमारे पहली जो टास्क फाइल थी उसको एम्प्टी कर लेना यहाँ से, या यहाँ से कोई नई फाइल बना लेना, वो आपकी मर्जी में। वहाँ से जो पुरानी फाइल हम लोगों ने बनाई थी टास्क 2 जिस पर हमने परफॉर्म किया था, मैं उसी को यहाँ से सारा कुछ उसका डिलीट करके उसी के ऊपर टास्क जो है परफॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टास्क हुआ वो यहाँ से प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज बना लेना। तो सबसे पहले अभी बनाते हैं हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम और नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ से लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std टर्मिनेटर और यहाँ से अपना मेन मेथड बना लेना है। मेन मेथड बनाने के बाद यहाँ पे इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे अपना अपना टास्क जो है परफॉर्म करना है। तो उसमें हमने क्या करना है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना है एक स्ट्रिंग वेरिएबल कंट्री, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं और इसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं जैसे पाकिस्तान। अब वैल्यू यहाँ पे असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है इसको प्रिंट करना। प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी आउट लिखेंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो कि हमारे पास है कंट्री। अब यहाँ तक इसको क्या करना है, रन कर लेना है। पहले देखते हैं कि हमारा कोड यहाँ तक वर्क कर रहा है या कोई इशू इसमें आ चुका है। तो यहाँ तक इसमें कोई इशू नहीं, इसको परफेक्टली काम करना चाहिए और यहाँ से पाकिस्तान हमें प्रिंट करके दे देना चाहिए। यहाँ से थोड़ी लोडिंग लेगा, यहाँ से जो है पाकिस्तान हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। अब दोबारा से इसको आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास काम क्या था, कंट्री की वैल्यू को चेंज करना था। तो यहाँ से कंट्री की वैल्यू को अपडेट करते हैं कंट्री और यहाँ से असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। इसको मैं बाद में आपको ऑपरेटर में पढ़ाऊंगा कि क्या काम करता है। यहाँ से इसकी वैल्यू इंडिया कर देते हैं। आप सिंपल इसको अभी तक इक्वल समझे, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया हो चुका है। अब दोबारा से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सी आउट कंट्री। इतना ही हमारे पास कोड था, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको दोबारा से रन करके अपना आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान प्रिंट होकर आना चाहिए, उसके बाद इंडिया प्रिंट होके आना चाहिए। पाकिस्तान भी प्रिंट हो चुका है और इंडिया भी प्रिंट हो चुका है। अब इनको सेपरेट कैसे करेंगे, जब यहाँ पे हम सी आउट कंट्री करेंगे ना तो इसके साथ ही हमें एक एंडर प्रिंट करके दे देंगे। यहाँ से एंडर हमने लगा दिया। अब क्या करेगा, सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और उस स्टेटमेंट को चलने के बाद यहाँ से जो है एक लाइन जो है एंड हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन से क्या हो जाएगा, इंडिया भी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। पाकिस्तान अलग लाइन पे प्रिंट हो गया और इंडिया भी अलग लाइन पे प्रिंट हो चुका है। तो अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना सीख लिया। फोर्थ जो हमारे पास टास्क है वो है कि डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप 4। एक 4 डेटा टाइप का कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको कुछ वैल्यू देनी है यानी उसको इनिशियलाइज करना है एंड ट्राई टू अपडेट इट्स वैल्यू, और उसके वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करनी है। हमने कहा था कि जो हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू अपडेट नहीं होती। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये अपडेट होता है या फिर नहीं होता। अगर हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो क्या हमारे पास एरर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने बाकी सारा कोड लिख लिया। मैंने के अंदर हम क्या करेंगे, एक 4 टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल लेटर, और उसको वैल्यू देंगे ए, और उसको क्या करना है, कांस्टेंट बनाना। तो मैं साथ में कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है वो साथ में लगा दूंगा। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 4 डेटा टाइप का, उसको वैल्यू भी दे दी और उसको कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटर को मैं यहाँ से सेट करता हूँ बी के लिए। अब इसको जाके वीएस कोड पे चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे हमारे पास एरर आता है या फिर इसको अपडेट कर देगा ये। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास टास्क है वो है कि डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप 4 एंड इनिशियलाइज इट। एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है, उसका डेटा टाइप 4 होना चाहिए और उसको इनिशियलाइज भी करना है और उसकी वैल्यू को अपडेट करने की ट्राई करनी है। तो सबसे पहले अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std और टर्मिनेटर साथ में, फिर यहाँ से मेन मेथड बनाना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं और फिर यहाँ से अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे फिर हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे, उसका डेटा टाइप होना चाहिए 4। नेम हम फॉर एग्जांपल लेटर लिखते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, यहाँ पे सिंगल कोटेशंस लगेंगे एक ही। और अब इसको क्या करते हैं,
प्रिंट भी कर लेते हैं। सी आउट 4, सॉरी सी आउट यहाँ से लेटर करेंगे और इसको यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट एन करके रन कर देंगे। दैट्स हमारे पास जो है ए इज इट इज़ प्रिंट होके आ चुका है। अब लेटर नाम के वेरिएबल को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल इसको बी की वैल्यू असाइन करने की ट्राई करते हैं और इसको यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट एन करके रन कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या हमारे पास ये अपडेट होगा या फिर एरर आएगा। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल लेटर। ये कहना है कि लेटर वेरिएबल जो है वो सिर्फ रीड ओनली है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको प्रिंट कर सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। उसको इस तरह से कोई भी वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो कि कांस्टेंट वैल्यू जो एक बार इनिशियलाइज हो गई, उसके बाद हम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से उसको डायरेक्टली असाइनमेंट के टाइम पे चेंज कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बी भी स्टार्टिंग में इसको वैल्यू दे सकता हूँ और यहाँ से इसको ए से भी चेंज करने की ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम जब इनिशियलाइज करेंगे ना, तभी हम उसको जो चाहें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा कोड में आगे जाके हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे जो हमारे पास बी लेटर को है वो बी की वैल्यू असाइन हो चुकी है और बाद में हम उसको अपडेट करके ए पे नहीं ले जा सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, लेटर ए इज इक्वल टू एम यहाँ पे नहीं कर सकते। और अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर दें तो अब हम इसको रन करें तो देखेंगे कि लेटर की वैल्यू क्या हो चुकी है, बी हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। सो 4 टास्क फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर्स की तरफ।